सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण में पाठ 7 वृक्षों की महिमा, इस पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। वृक्षों की महिमा। इससे पहले कई बार हमारी इसमें चर्चा हो चुकी है। वृक्ष क्या होता है, पौधा क्या होता है, उसकी हम बात कर चुके हैं। और इसमें दूसरा शब्द है महिमा। महिमा का मतलब होता है उसका महत्व, यानी वृक्षों का क्या महत्व है उसके बारे में बातचीत करना, चर्चा करना, ये इस शब्द के अंतर्गत आएगा। तो हमारा टॉपिक है वृक्षों की महिमा। पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा। अब व्रत क्या होता है? महिलाएं या पुरुष किसी विशेष अवसर पर अपने किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए वो भोजन इत्यादि कम करके या किसी अलग अलग तरीके से बिल्कुल भोजन नहीं करके, कई बार तो बिना पानी पीकर या केवल पानी पीकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो इस प्रकार की एक आराधना करते हैं। उसको कहा जाता है व्रत। व्रत का मतलब वैसे होता है भी कोई कुछ प्राप्त करने के लिए हम कुछ निश्चय कर लेते हैं, उसको व्रत कहते हैं। तो वट सावित्री, वट कहते हैं बड़ के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को वट कहते हैं। तो माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने माँ से पूछा, आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। जैसे अभी आपको याद रखना है, जैसे आंवला नवमी पर आंवले की पूजा होती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंवला नवमी पर किसकी पूजा की जाती है, तो आपको उत्तर बताना होगा आंवले की। या ये पूछ सकते हैं आंवले की पूजा कब करते हैं, तो आंवला नवमी को करते हैं। दूसरा है दशा माता के व्रत में पीपल की पूजा की जाती है। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संरक्षण का मतलब है कि हम पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उनकी हम कटाई इस प्रकार से करेंगे, यदि हमें 2 पेड़ काटने हैं तो हम उससे पहले 4 पेड़ की व्यवस्था कर दें, 4 पेड़ हम लगा दें। तो संरक्षण का मतलब होता है कि बिना उसको नुकसान पहुंचाए हम उसका लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं। तो सरकार भी वृक्षों के संरक्षण के कार्यक्रम चला रही है और हम पर्यावरण को संतुलित इसके कारण से हमने बनाए रखा हुआ है। न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी हमें बचाना होगा। अब पूजा की तैयारी करते माँ व गौरी की आपस में बातचीत होती है। गौरी ने पूछा कि ऐसा क्यों करना चाहिए? तो माँ ने बताया, जंगल के वृक्ष नष्ट हो जाने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम हमारे घर में रहते हैं उसी प्रकार से जो जंगल के जीव हैं, जंतु हैं, उनका आवास जंगल होता है। तो यदि जंगल नष्ट हो गए तो उनका आवास नष्ट हो जाएगा, वो कहाँ रहेंगे? तो गौरी कहती है, माँ मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। अमृता देवी बहुत पहले, तो उसकी माँ बताती है, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष बहुतायत में होते हैं। इस पर वहाँ पर रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था। भगवान जाम्भोजी को मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं वो विश्नोई कहलाते हैं। विश्नोई का मतलब 20 और 9, उनके 29 सिद्धांत बनाए हुए थे, नियम बनाए हुए थे। उन 29 नियमों की जो पालन करता है उसको विश्नोई संप्रदाय में उस समय शामिल किया गया था। तो राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। जैसे सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी विश्नोई पेड़ों से चिपक गई
और कहा, मुझे काट कर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। अब देखिए, पेड़ को बचाने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। इस प्रकार से पेड़ के प्रति, वृक्ष के प्रति इतना प्रेम दिखाया गया और उसके कारण से आज जो हमारे जंगल हैं वो बचे हुए हैं। तो अमृता देवी और गांव वाले पेड़ के साथ चिपक गए, तो जो राजा के सैनिक थे उन्होंने पेड़ों के साथ उनको भी काट दिया। अमृता देवी और जो लोग चिपके थे उनको भी कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। तो खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु उस समय 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया। 363 लोग। इतिहास में ऐसी कोई घटना विश्व में कहीं भी नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन यानी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ के चिपक जाएं। गोरी कहती है, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी। क्यों? तो माँ ने कहा, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे में फल फूल, अनाज, सब्जियां, प्राणवायु, औषधियाँ सभी तो कुछ देते हैं। वह भी चित्र में देखिए कि किस प्रकार से पेड़ को बचाने के लिए महिलाएं इसके चारों ओर खड़ी हुई है और चिपकी हुई है। तो पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, अनाज देते हैं, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां, ऑक्सीजन देते हैं। इसका एक प्रश्न भी इसमें बन सकता है कि हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है। तो पेड़ पौधों से हमें फल फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां और ऑक्सीजन मिलती है। ऐसा आप उत्तर इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से कुछ इसमें से प्रश्न है, आपको सोच विचार करके आपको उसके उत्तर बताने हैं। तो पहला है, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? तो आप थोड़ा विचार कीजिए। आप देखिए, आपके घर में जो आपकी माता है, बहन है, जो बड़ी महिलाएं हैं, वो किस अवसर पर किन पेड़ों की पूजा करते हैं। तो आप याद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे आसपास आंवले की पूजा होती है, पीपल, बड़ यानी बरगद, केला, तुलसी, इस प्रकार के पौधों की पूजा की जाती है। तो इसका उत्तर हो सकता है हमारे आसपास आंवला, पीपल, बड़, केला, तुलसी इत्यादि पौधों की पूजा की जाती है। दूसरा है, इसमें पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है, वैसे सभी को याद रखना है। तीसरा है, वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लोग समाज को वृक्षों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, कोई चित्र की प्रतियोगिता होती है, कोई निबंध लेखन की, जो पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए कराई जाती है। तो लोग समाज को वृक्षों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से आंदोलन चला रहे हैं तथा लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में बता रहे हैं जिससे कि वे उन्हें नहीं काटें। अगला है, आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है? देखिए, हमारे आसपास पर्यावरण दिवस जब आता है तो हम पेड़ पौधे लगाते हैं। जन्मदिन किसी का होता है तो उस समय भी ऐसी कई स्थान पर परंपरा है कि उसमें वृक्ष का कोई पौधा उसमें लगाया जाता है। पूर्वजों के नाम पर या फिर किसी अन्य यादगार दिवस पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं, हमारे आसपास पर्यावरण दिवस पर, जन्मदिन पर, पूर्वजों के नाम पर या फिर किसी अन्य ऐसे अवसर पर जिसकी कोई यादगार बनानी है तो यादगार दिवस पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। चलिए आगे चलते हैं। वन संपदा संरक्षण राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्षा में मेले के बारे में चर्चा करते हैं। भंवर कहता है, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में मुझे बहुत आनंद आया। मुझे तो मेले के प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला। अब चारागाह व ओरण, ये जमीन को किसी विशेष अवसर के लिए
उसको छोड़ते हैं। चारागाह जानवरों के चरने के लिए, और ये जो ओरण होती है वो भी इसी प्रकार के उद्देश्य को लेके ज़मीन हम छोड़ते हैं। थोड़ी सी इसकी हम आगे और वो चर्चा करेंगे। अब योगीराज कहता है ये चारागाह व ओरण किसे कहते हैं। भंवर बता रहा है मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियाँ बिना जुताई की ज़मीन देखी, तो पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। योगीराज ने बताया तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है। भंवर मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। तो फिर ये अपने गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी चारागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए। चलिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अभी। तो शिक्षक ने कहा देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए जन चेतना वर्षों पुरानी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 363 लोगों ने जान भी दे दी थी वृक्षों को बचाने के लिए। तो गांव के आसपास की किसी भूमि गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है, यानी संरक्षित भूमि, लेकिन किसी महापुरुष के नाम पे, किसी लोक देवता के नाम पे, देवी संत के नाम पे कर देते हैं। गुरुजी इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते। ठीक है, हाँ गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते। गोचर चारागाह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर का भाव है। योगीराज गुरुजी गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। शिक्षक हाँ योगीराज बिल्कुल सही बात कह रहे हो। गोचर ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है कि लोग वहाँ पर अतिक्रमण नहीं करें, वहाँ मकान नहीं बनाएं, उस भूमि पे खेती नहीं करें। इसके लिए राजस्थान सरकार ने कानून बना के इस भूमि का संरक्षण किया हुआ है। योगीराज गुरुजी पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए हुए हैं। चलिए अब इसमें कुछ आप जानकारी दीजिए। आपके आसपास इस प्रकार की संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं। तो अभी हमने इसको पढ़ा था, ओरण भूमि, गोचर भूमि, चारागाह भूमि, इसी प्रकार की भूमि संरक्षण के लिए इनके अलग अलग नाम इसको दिए हुए हैं। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों में प्राचीन काल से किस प्रकार की जन चेतना थी। राजस्थान के गांवों में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए बहुत प्राचीन काल से जन चेतना थी। लोग आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत अथवा महापुरुष के नाम से संरक्षित करते थे। गोचर, ओरण व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किया। राजस्थान सरकार ने कानून बनाकर गोचर, ओरण व चारागाह भूमि को संरक्षित किया गया है। गोचर भूमि मुख्य रूप से गायों के लिए घास फूस इत्यादि उनको मिल जाए, चारा उनको मिल जाए, इसके लिए उस भूमि को संरक्षित किया हुआ था। आगे देखिए, अपने जन्मदिन या नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें, उसकी पूर्ण देखभाल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित और सुरक्षित कर सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को ऐसा संकल्प अपने मन में लेना चाहिए कि जब हमारा जन्मदिन आएगा या कोई विशेष अवसर, उस समय हम एक पौधा लगाकर उस हमारे विशेष अवसर को यादगार बनाएंगे और उस पौधे को लगाकर साथ में उसकी देखभाल भी करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, उसका हम पालन पोषण करेंगे, उसको पेड़ बनाएंगे। अब कुछ आगे और बात करते हैं, जंगल किसे कहते हैं। सामान्य तौर पे आप जब लंबा चौड़ा कोई ऐसा क्षेत्र देखते हैं जहाँ खूब सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जानवर रहते हैं, उसको जंगल कहते हैं। तो रिहायशी इलाकों से दूर, रिहायशी इलाके होते हैं जहाँ लोगों के घर बने हुए हैं, जहाँ लोगों की बस्ती है, जहाँ लोग निवास करते हैं। तो ऐसे रिहायशी इलाकों से दूर जहाँ बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं, लंबे चौड़े क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ जंगली जीव जंतु भी रहते हैं, उस स्थान को जंगल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो पर्यावरण
असंतुलित हो जाएगा। हमें पर्याप्त शुद्ध वायु तथा जल इत्यादि प्राप्त नहीं होंगे, औषधि हमें नहीं मिलेगी, इसलिए जंगल में वृक्षों की कमी नहीं होनी चाहिए। जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है? तो जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जीव जंतु बड़ी मात्रा में होते हैं। अगला इसमें है प्रश्न, क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं? तो निश्चित रूप से लगभग सभी विद्यालयों में कभी न कभी किसी अवसर पर पेड़ लगाए जाते हैं, तो आप इसका उत्तर दोगे हाँ, हम अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं। अगला है, पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं? तो हमने अपने विद्यालय में लगे सभी पेड़ों को अपने साथियों की टोली बनाकर बांट दिया है, जिससे सभी टोलियां अपने अपने पेड़ की देखभाल करती हैं तथा उनकी सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। तो पेड़ों की देखभाल इसी प्रकार से मिलजुल कर ही की जाती है। अब आगे देखिए, नीचे तालिका में राजस्थान के अभ्यारण्य दिए गए हैं, उनके सामने उन जिलों के नाम हैं जहाँ वे स्थित हैं। राजस्थान का मानचित्र लेकर उन जिलों को अंकित करो जहाँ ये अभ्यारण्य स्थित हैं। देखिए, इसमें नाम भी लिखे हुए हैं जिलों के और नीचे इसमें सारणी बनी हुई है। हम इस प्रकार से भी करते हैं इसको। चलिए देखिए, पहला है रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है सवाई माधोपुर में। तो चलिए, रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, चलिए सवाई माधोपुर जिले को हम ढूंढते हैं अभी। देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ गया सवाई माधोपुर जिला। तो यहाँ क्या आएगा? रणथंभौर उद्यान सवाई माधोपुर जिले में आएगा। फिर चलते हैं, दूसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और घना पक्षी विहार, ये भरतपुर में है। फिर चलते हैं, देखिए भरतपुर, भरतपुर को अपने गोला बनाते हैं। ये देखिए, ये भरतपुर यहाँ पर है। तो यहाँ पे केवला देव पक्षी उद्यान और घना पक्षी विहार यहाँ पर स्थित है। चलिए, इसके बाद में है राष्ट्रीय मरु उद्यान, यह जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है। और राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, ये अलवर में है। चलिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है। तो ये जैसलमेर और बाड़मेर जिला, देखिए ये जो भाग है यहाँ पर, ये इसे दोनों में सम्मिलित रूप से है। और सरिस्का अलवर जिले में है, तो ये यहाँ पे अलवर जिला आ गया। इस पाठ के अंत में हम इसका एक ब्लैक एंड वाइट मानचित्र भी इसके साथ में आप पे जोड़ देंगे। उसके अंदर जो प्रिंट किया हुआ होगा कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपको थोड़ी सी इसमें और आसानी हो जाएगी। अब चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये राजस्थान में रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और घना पक्षी विहार ये भरतपुर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर जिले में और राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का अलवर में है। अब आगे चलिए, अब एक शब्द आता है खाद्य श्रृंखला। गोरी, वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता है? अब आप अपने घरों में हो, आपको खाना कौन खिलाता है? आपके पिताजी या बड़े वो कुछ कमा कर लाते हैं, और आपकी माताजी है, कई परिवारों में माताजी भी कमाती है, और आपकी माताजी घर पे भोजन बनाती है, वो आपको भोजन कराते हैं। लेकिन जंगल में जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा? आप अगर सोचेंगे तो जंगल में कोई उनके लिए भोजन नहीं बनाता है, वो अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। किस प्रकार से करते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हम बात कर रहे हैं खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला यानी एक प्रकार की एक चैन बनी हुई होती है, अंग्रेजी में इसको फूड चैन कहते हैं। तो इसका मतलब किस किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था हो रही है, आपको ये प्रकृति का न्याय अभी आपको समझ में आएगा। प्रकृति में जो रचना बनी हुई है उसी के अनुसार सब अपना पेट भरते हैं, अपना लालन पालन करते हैं। तो जंगल में जो शाकाहारी जानवर है, यानी ऐसे जानवर केवल पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो शाकाहारी कहते हैं। वह पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं शाकाहारी जानवर, और मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। देखिए एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है। चलिए, जैसे
ये गाजर है, गाजर का पौधा हो गया। अब खरगोश एक शाकाहारी जानवर है, इसने गाजर को खाया। फिर लोमड़ी, लोमड़ी एक मांसाहारी जानवर है और लोमड़ी खरगोश को खाएगी, खरगोश से पेट भरेगा। और शेर, शेर भी मांसाहारी जानवर है लेकिन ये थोड़ा ताकतवर बड़ा जानवर है, तो ये शेर लोमड़ी जैसे छोटे जानवरों को खाता है, लोमड़ी को भी खा लेता है, खरगोश को भी खा लेता है। तो इस प्रकार से यह एक खाद्य श्रृंखला बन गई। हरे पौधे से शाकाहारी जानवर अपना पेट भरते हैं और शाकाहारी जानवर से मांसाहारी जानवर अपना पेट भरते हैं। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला बन जाती है इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अब देखिए सूची बनाइए कि कौन किसको खाता है। पौधे, पौधों को कौन खाएगा भाई, बताइए आप, कौन किसको खाएगा। पौधे खाने वाले जो जानवर है, हम कुछ नाम लिखेंगे और बाकी मौखिक रूप से उसकी बात करेंगे। देखिए खरगोश है, खरगोश पौधा खा लेता है। ऐसे बकरी है, गाय है, तो खरगोश, बकरी, गाय, भेड़ ये सारे पौधे खाने वाले हैं। और कौन किसको खाता है, तो पौधे को खरगोश, बकरी, गाय ये खा लेते हैं। हिरण को कौन खाएगा, हिरण को खाएगा शेर। मुर्गी को, मुर्गी जैसे जानवर को शियार जैसे जानवर खा लेते हैं। बीज, बीजों को चूहा या कुछ अन्य पक्षी है वो भी खा लेते हैं। चूहे को कौन खाएगा, चूहे को बिल्ली खा लेती है। तो एक तरफ भोजन लिखा है, दूसरी तरफ उसको खाने वाला जीव। तो पौधों को कौन खाएगा, खरगोश, बकरी, गाय, भेड़ ये खाएंगे। हिरण को शेर खा लेगा, मुर्गी को शियार, बीज को चूहा और चूहे को बिल्ली। ये छोटी सी एक सारणी थी जिसमें कौन किसको खाता है। अब देखिए चित्रों को देखकर बताइए कौन किसको खाता है। चलिए अब देखिए पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर जो संबंध बनता है उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब हमने पहले चर्चा की थी उसी की फिर चर्चा करते हैं। ये है यहाँ पे पौधे, इन पौधों को ये टिड्डा खा रहा है और इसको खा रहा है मेंढक। मेंढक को सांप खा लेता है और सांप को ये बाज या गिद्ध इस प्रकार के जानवर उसको खा लेते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला बन गई। जंगल में, प्रकृति में इसी श्रृंखला से सभी अपना अपना पेट भरते हैं। आगे चलते हैं, तोता क्या खाता है। अब चलिए एक इसमें नई बात आ गई है। तोता क्या खाता है, गाय क्या खाती है, गिलहरी क्या खाती है। तो तोता खाएगा अमरूद, बेर, गेहूँ, मक्का, हरी मिर्च। आपको पता है तोते को हरी मिर्च बड़ी अच्छी लगती है। तो तोता क्या खाता है, इसका उत्तर आप बताओगे। अमरूद, बेर, गेहूँ, मक्का, हरी मिर्च, आम, जो भी फल होते हैं वो ये खा लेता है। गाय क्या खाती है, घास, भूसा और अन्य प्रकार का हरा चारा, रोटी ये सब खा लेती है। गिलहरी क्या खाती है, गिलहरी अन्न के दाने व फल खाती है। अब ये जो पाठ है इसमें हमने क्या सीखा। पेड़ पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, अतः हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि इनका संरक्षण करना चाहिए। नए नए पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा का महत्व है। कभी आंवले की पूजा होती है, कभी पीपल की होती है, तुलसी की होती है, वट की होती है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। और जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है। अब एक बार फिर से आपसे कुछ पूछते हैं, आप इसका उत्तर दीजिए। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे पत्तियों को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खा लेता है,
मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। यही खाद्य श्रृंखला है। अगला है अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? अभ्यारण्य जीव जंतु तथा बड़े जंगली जानवरों के स्वतंत्र विचरण और उनकी देखभाल के लिए बनाए गए स्थानों को कहते हैं। लंबे चौड़े स्थान ऐसे छोड़े जाते हैं जहाँ जीव जंतु और बड़े जंगली जीव हैं, जानवर हैं, वो एकदम आराम से बिना कोई भय के स्वतंत्र विचरण करते हैं और उनकी देखभाल के लिए बनाए गए स्थानों को अभ्यारण्य कहते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में वृक्षों को काटने के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा, एक ये बड़े पर्यावरणविद हुए थे, पेड़ पौधों से बहुत इनको प्रेम था, सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में एक आंदोलन चला जिसमें लोग वृक्षों से चिपक गए थे, काटने से उनको बचाने के लिए वृक्षों से चिपक गए थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। तो इसका उत्तर हम देंगे, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में वृक्षों को काटने के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक आंदोलन चला जिसमें लोग वृक्षों से चिपक गए थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। यानी ये वृक्षों को बचाने का आंदोलन था। पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। पेड़ पौधों से बहुत लाभ होते हैं। पेड़ों से हमें फल मिलता है, लकड़ियाँ मिलती है, औषधियाँ मिलती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पेड़ों से जानवरों के लिए चारा प्राप्त होता है। पेड़ वर्षा कराने में हमारी सहायता करते हैं। पेड़ पर्यावरण के संतुलन में सहायक होते हैं। तो वृक्ष लगाओ, जंगल बचाओ। आप वृक्ष लगाइए और वृक्ष लगाकर जंगल बचाइए। इसी पाठ का ये सार है। और एक मैंने आपसे बात की थी कि जो अभ्यारण्य है वो उसका एक ब्लैक एंड वाइट मानचित्र मैं आपको इसमें साथ में ऐड करूँगा, तो उसको भी मैं आपको साथ में दे देता हूँ। देखिए राजस्थान का मानचित्र है। अब आप इसमें देखिए कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और घना पक्षी विहार ये है अलवर में। ये देखिए ये कहाँ है? अलवर के अंदर। ये लिखा भी पड़ा है इसमें। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और घना पक्षी और ये भरतपुर में है। ये भरतपुर को अपने राउंड किया था। अलवर इसके पास में। अलवर में राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का ये है, इसको राउंड कर देते हैं। और ये सवाई माधोपुर में रणथंभौर बाघ संरक्षण का राष्ट्रीय उद्यान है। ये सवाई माधोपुर देखिए। और जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है। जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में शामिल है ये, इसलिए दोनों जिलों के इसको बीच में दिखाया गया है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार में, घना पक्षी विहार ये भरतपुर में, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का अलवर में, और रणथंभौर बाघ संरक्षण का राष्ट्रीय उद्यान ये रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान ये बाड़मेर जैसलमेर जिले में। तो इस प्रकार से हमारा जो पाठ था वृक्षों की महिमा पर्यावरण का, तो इसमें वृक्षों की महिमा अपरंपार है। हमने देखा किस प्रकार से प्राचीन काल से वृक्षों के संरक्षण की परंपरा रही है, और कोई लोक देवता देवी उसके नाम पे हम ज़मीन को अलग से सुरक्षित छोड़ के रखते हैं। विभिन्न अवसरों पर पेड़ पौधों की हम पूजा करते हैं, और पेड़ पौधे हमारे लिए इतने उपयोगी, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। मैंने पर्याप्त रूप से इसमें जो प्रश्न बीच में आते हैं उसके उत्तर मैंने आपको दिए हैं। फिर भी इसके अलावा पर्याप्त प्रश्न इसमें और बनते हैं, तो आप खूब प्रश्न इसमें से बनाइए, आप इनके उत्तर ढूंढिए। ऐसे आप करेंगे तो पाठ आपके एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे और प्रश्न, जोधपुर के राजा के सैनिक खेजड़ी के वृक्षों को क्यों काटना चाहते थे? तो इसमें आया था राजा को महल बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। राजा के आदेश पर सैनिक वृक्ष काटने किस गांव में गए? खेजड़ी गांव में गए। वट सावित्री के व्रत में किसकी पूजा की जाती है? करते हैं, बड़े वृक्ष की करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं, लगभग 15-20 प्रश्न इसमें और बन जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई कौन थी? खेजड़ी गाँव की एक महिला थी और साहसी महिला थी। इसने गाँव वालों को इकट्ठा किया, उनका नेतृत्व किया, और पेड़ों को काटने के लिए जो राजा के सैनिक आए उनका विरोध किया, और 363 लोगों के साथ इसने अपना बलिदान दे दिया।
तो पर्याप्त रूप से प्रश्न बनेंगे, आप इसमें पर्याप्त प्रश्न बनाइए और ऐसे शानदार पाठ का आप आनंद लीजिए। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती, कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिखिए, अपना प्रश्न लिखिए, उसका उत्तर देके मैं आपका उत्तर उसमें अवश्य पूरा करूँगा।